ये हमारा इक्लिप्स का सेटअप है जो हमने डाउनलोड किया था। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि इक्लिप्स की वेबसाइट है, वहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं। अब डाउनलोड करने के बाद क्या प्रोसेस अपनानी है वो हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो एक्सट्रैक्ट टू दिस फोल्डर कर देते हैं। जिनके पास विनरार होगा या विनजिप होगा तो वो उसको एक्सट्रैक्ट आराम से कर लेंगे। जैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे तो उसी के पैरेलल में एक फ़ोल्डर बन जाएगा, क्योंकि हमने जो डाउनलोड किया था वो जिप फाइल थी। और उस जिप फाइल को जब एक्सट्रैक्ट करेंगे तो एक फ़ोल्डर बन के आ जाएगा उसी के पैरेलल में। फ़ोल्डर का नाम वही है जो कि जिप फाइल का नाम था। अब इसको अगर हम खोल के देखेंगे तो उसके अंदर की इक्लिप्स नाम का फ़ोल्डर होगा और इसके अंदर ये पूरी सारी फाइलें होंगी। इन सारी फाइलों में एक फ़ाइल है जिसका नाम है eclipse.exe, ये जो कि एक एप्लीकेशन टाइप की फ़ाइल है। नाम दिख रहा होगा। इसको राइट क्लिक किया। बेस्ट होता है कि हम रन एज एडमिन करें हमेशा जब भी कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। तो रन एज एडमिन करेंगे, ऊपर से सेकंड ऑप्शन है। रन एज एडमिन करने के बाद रन एज एडमिन ये पॉपअप विंडो आएगा, उसमें हम यस कर देंगे। ये लेटेस्ट वर्जन है इक्लिप्स का जो कि हम डाल रहे हैं। जिनका 64 बिट का है सिस्टम वो 64 बिट का सेटअप ले सकते हैं। जिनका 32 बिट का सिस्टम है उनका 32 बिट का ले सकते हैं। आईडी का मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट का मतलब जिसमें कि हम नोटपैड भी जो एडिट करने के लिए हम इस्तेमाल करते थे वो भी होता है, और प्रोग्राम का स्ट्रक्चर भी दिखाई देता है, फोल्डर भी दिखाई देता है, कमांड भी हम उसी में रन कर सकते हैं और प्रोग्राम का आउटपुट भी उसी में देख सकते हैं। अब हमने इसको रन किया तो रन करने के बाद सबसे पहला इसने जो पॉपअप दिया है उसमें ये कह रहा है कि आप वर्क स्पेस सेलेक्ट करिए। वर्क स्पेस क्या चीज़ होती है? वर्क स्पेस एक ऐसा फोल्डर लोकेशन है जहाँ पर हम सारे प्रोजेक्ट अपने सेव करेंगे, या कहें जहाँ पर अपनी जावा फाइलें सेव करेंगे। तो जैसे अभी तक हम मैन्युअली कोई फ़ोल्डर बना लेते थे और उस फोल्डर के अंदर अपनी जावा फाइल सेव करते थे, वहीं पर क्लास फाइल बनती थी। तो इक्लिप्स भी आपसे पूछना चाह रहा है कि कहाँ पर आप जावा फाइल डिफ़ॉल्ट में सेव करना चाहेंगे। तो जो भी फ़ोल्डर आप चाहते हैं वो दे सकते हैं। तो अगर हम ब्राउज़ करें, ब्राउज़ करके जहाँ पर भी आप अपनी जावा के प्रोग्राम सेव करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लर्निंग में जावा फ़ोल्डर के अंदर एक नया फ़ोल्डर बनाते हैं, उसका नाम लिख देते हैं वर्क स्पेस। आप जहाँ चाहें वहाँ बना सकते हैं और जिस नाम का चाहें उस नाम का फ़ोल्डर बना सकते हैं। तो हमने वर्क स्पेस नाम का एक फ़ोल्डर बनाया और इसी फ़ोल्डर को सेलेक्ट किया। तो ये फ़ोल्डर का पाथ यहाँ पे आ गया कि इस फ़ोल्डर में हमारी जावा की फ़ाइलें सेव होंगी। क्योंकि अब हम आईडीई पे काम करेंगे तो आईडीई पे जो भी न्यू फाइल बनानी होगी वो आईडीई से बनाएंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो जो नई फाइलें बना रहे हैं या नया प्रोग्राम लिख रहे हैं वो कहाँ पर सेव होगा। वो सेव होगा इस फोल्डर के अंदर जाकर। ये फोल्डर का आपने पाथ दिया, फिर लॉन्च कर दिया। अगर हम चाहें तो इसको टिक कर सकते हैं, यूज़ दिस एज अ डिफ़ॉल्ट एंड डू नॉट आस्क अगेन। मतलब कि दोबारा कभी भी जब आप इक्लिप्स खोलेंगे तो आपसे ये फ़ोल्डर का पाथ नहीं पूछेगा, हमेशा इसी फ़ोल्डर में हमेशा सेव होगा। तो अगर आप चाहें तो ये टिक कर सकते हैं जिससे कि यहीं पर हमेशा खुले। तो हमने इसको टिक कर दिया ताकि दोबारा हमें बार बार ये देना ना पड़े। इसको लॉन्च किया। बस इक्लिप्स लॉन्च हो गया। हमने कोई इंस्टॉलेशन नहीं की है, खाली इस इक्लिप्स की जिप फाइल को अनजिप किया है। अनजिप करने के बाद इसमें इक्लिप्स नाम के फोल्डर के अंदर eclipse.exe फाइल थी, बस इसी को खोला, वर्क स्पेस खुल के आ गया और ये हमारा इक्लिप्स खुल के आ गया सामने। इक्लिप्स की ये वेलकम स्क्रीन है। ये हमने जो इक्लिप्स डाउनलोड किया है ये जावा डबल के लिए डाउनलोड किया है, मतलब इसमें जावा का भी काम कर सकते हैं और एडवांस जावा का भी काम कर सकते हैं। तो दोनों में से जो चाहें वो कर सकते हैं। ठीक। अब ये जो पहला वेलकम विंडो है इसको चाहें तो आप क्लोज़ कर सकते हैं।
इसको हमने क्लोज कर दिया, ये भी क्लोज कर देते हैं। अब ये जो पूरा दिख के आ रहा है सामने, ये इक्लिप्स सॉफ्टवेयर है जिसमें हम डेवलपमेंट करते हैं। थोड़ा सा भी समझेंगे इस सब चीज़ों के बारे में क्या क्या होता है। सबसे ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे एक इक्लिप्स का आइकन दिया हुआ है कॉर्नर में, उसके बगल में वर्क स्पेस लिखा है जो कि हमारी फोल्डर है जो हमने नाम दिया था, और इक्लिप्स आईडी उसका नाम दिया हुआ है सबसे कॉर्नर में। और इसी तरह राइट साइड में अगर जाएंगे तो हमारे पास 3 आइकन है, एक क्लोज करने का, दूसरा मिनिमाइज़ करने का और तीसरा मैक्सिमाइज़ करने का। तो अभी हमने मैक्सिमाइज़ कर रखा है। अगर बंद करना हुआ इक्लिप्स को तो ये क्रॉस आइकन है, इससे क्लिक करके बंद कर सकते हैं। मिनिमाइज़ करना है तो इसको यहाँ से हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। ये 3 आइकन है। अब इसके बाद यहाँ पे हमारा पास मेन मेनू है जिसमें फाइल, एडिट, नेविगेट, सर्च, प्रोजेक्ट, रन, विंडो, हेल्प, ये सारे आइकन दिए हुए हैं। और इसके बाद ये जो सेकंड रो है पूरी, ये कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शनलिटीज़ हैं जो कि जनरली हम यूज़ करते रहते हैं। तो ये चाहें तो हम हटा भी सकते हैं या ला भी सकते हैं, वो देखते जाएंगे कैसे कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे व्यू ऑप्शन में हमारे पास रहता है कि क्या क्या चीज़ें हम यहाँ पे दिखाना चाहते हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं दिखाना चाहते हैं, वो हम बाद में देखेंगे समझेंगे। इसके बाद यहाँ पे अगर हम आएँ तो एक सर्च का आइकन है जिसमें कि अगर हम चाहें तो इस प्रोजेक्ट में कुछ सर्च करना चाहें तो यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। उसके बाद ये जो आइकन है ये ओपन पर्सपेक्टिव कहता है। इक्लिप्स में जो कुछ भी हमको सामने दिखाई देता है वो एक पर्सपेक्टिव ओपन करता है जिसमें आपको दिखाई देती है चीज़ें। तो वो जो पर्सपेक्टिव है ये हमारा जावा भी हो सकता है, एडवांस जावा भी हो सकता है। जितने टाइप के प्रोजेक्ट हमारे पास इस इक्लिप्स में बनाए जा सकते हैं उतने टाइप के पर्सपेक्टिव होते हैं। तो जैसे हम अगर अभी जावा पे काम करेंगे, कोर जावा पे, तो ऊपर से जो 5वां आइकन है जो जावा, तो हम जावा पर्सपेक्टिव पे काम करेंगे। अगर हम एडवांस जावा पे काम करेंगे तो जावा डबल ई पर्सपेक्टिव पे काम करेंगे। जेपीए पे करना है तो मतलब ये सारी टेक्नोलॉजीज़ या कह दें कि ये सारे प्लेटफॉर्म्स के करस्पॉन्डिंग इक्लिप्स हमें फंक्शनलिटीज़ देता है। उनमें से किसी भी एक पर हम चाहें तो काम कर सकते हैं। इस समय हम जावा पे काम करने वाले हैं तो ओपन पर्सपेक्टिव में जा कर के हम जावा सेलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इसका लुक चेंज हो जाएगा कुछ चीज़ें। तो आप जब भी आपको थोड़ा सा लुक ऐसा लगे कि जैसा हम यूज़ करते आए वैसा नहीं है, तो तुरंत आप यहाँ पे पर्सपेक्टिव में जाके देखिएगा कि जावा यूज़ हुआ है कि नहीं। जावा डबल ई भी नहीं, जावा ब्राउजिंग भी नहीं, जावा हम क्योंकि ये इस सिलेबस में हम जावा पढ़ रहे हैं केवल, तो जावा पर्सपेक्टिव चूज़ करके ओपन कर सकते हैं। इसके बाद ये पैकेज एक्सप्लोरर है, जावा डबल ई पे अगर जाना है, ये तो इसके शॉर्टकट बन गए हैं पर्सपेक्टिव के। यहाँ पे अगर जाएंगे तो देखिए थोड़ा सा लुक चेंज हो गया, कुछ ऑप्शंस चेंज हो गए हैं, कुछ नए ऑप्शन आ गए। जावा पे चले गए तो ये हो गया। तो हम जावा ही यूज़ करेंगे, जावा डबल ई अभी यूज़ नहीं करेंगे। अगर आप चाहें तो केवल जावा का ही इक्लिप्स डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम जावा डबल ई का ही इक्लिप्स डाउनलोड करते हैं जिसमें दोनों काम हो जाता है। तो ऊपर की दोनों लाइनें सभी को क्लियर हो गई होंगी कि क्या क्या करता है। इसमें जो ये साइड का पूरा पैनल है इसको कहते हैं पैकेज एक्सप्लोरर। हमारे प्रोजेक्ट में का स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें कितने पैकेज बने हैं, कितनी क्लासेस बनी हैं, वो इस इलाके में दिखाई देंगे। अभी यूज़ करेंगे तब और अच्छे से क्लियर होगा, अभी केवल आप देखते जाइए, नाम समझते जाइए। तो फर्स्ट पैनल इज़ द पैकेज एक्सप्लोरर, मीन्स द पैकेज स्ट्रक्चर शैल बी डिस्प्ले ओवर हेयर। क्लासेस हैं, पैकेज हैं, दीज डिटेल्स विल बी देयर, आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर ये जो बीच का पोर्शन है, दिस इज़ कॉल्ड एज ए एडिटर। तो जो काम आप नोटपैड में करते थे वो काम आप यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे बीच में एडिट करने का, प्रोग्राम लिखने का काम करेंगे। इसके बाद इधर एक और पैनल है, ये चाहे तो आप मिनिमाइज़ कर दें ऐसे करके, इस पे मिनिमाइज़ बटन है, तो यहाँ पे साइड में देखेंगे तो मिनिमाइज़ हो गया है ये। चाहें तो इसको मैक्सिमाइज़ करके देख सकते हैं ऐसे। तो ये दोनों की हमें आवश्यकता है नहीं अभी, टास्क लिस्ट और ये तो हम मिनिमाइज़ अभी कर दे रहे हैं, तो क्लीन रखेंगे। बीच का पूरा पोर्शन हमारा एडिटर है, ध्यान रखिएगा। बीच का पोर्शन ये नोटपैड पे जैसे काम करते थे वैसे ही यहाँ पे काम करेंगे, ये नोटपैड एडिटर की जगह पे यहाँ पे होगा। ये वाला एक स्ट्रक्चर बताएगा कि हमारी कौन कौन सी फाइलें हैं, कौन कौन से पैकेज हैं, फोल्डर का स्ट्रक्चर समझ लीजिए, इस तरह से यहाँ पे दिखाई देगा। और तीसरा पोर्शन जो है नीचे वाला है, इसमें कई सारे टैब बने हुए हैं, यहीं पर आपको आउटपुट टैब भी दिखाई देगा।
कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई एरर है तो वो यहाँ पे प्रॉब्लम वाले टैब में दिखाई देगी। कोई डॉक्यूमेंट होगा जावा का जो प्रोग्राम में लिखा हुआ है उससे संबंधित तो यहाँ पे दिखाई देगा। बाकी और भी चीज़ें मेनली अभी जो आउटपुट रन होगा तो यहीं पर नीचे आ जाएगा। इसको हम चाहें तो घटा बढ़ा सकते हैं। इस पे जो जंक्शन पॉइंट है यहाँ पे ले जाएंगे तो एरो बन जाएगा, यहाँ पे ले जाएंगे तो भी ये एरो बना है, इसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। ठीक है, और ये भी हम ऊपर नीचे जितना भी चाहें अपनी सुविधा के अनुसार, जिसको बड़ा करना है बड़ा कर सकता है, छोटा करना है तो छोटा कर सकता है। तो अब हम एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम इस इक्लिप्स में बना के देखते हैं और उसको रन करा के देखते हैं कि कैसे प्रोग्राम बनता है, कैसे रन होगा। तो सबसे पहले हेलो वर्ल्ड बनाने के लिए आपको एक इसमें प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। तो डायरेक्ट भी ऑप्शन यहाँ दिया है क्रिएट अ प्रोजेक्ट, तो ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अदरवाइज फाइल मेनू में जाएंगे तो न्यू में क्लिक करेंगे तो न्यू जावा प्रोजेक्ट का ऑप्शन आता है, यहाँ से भी कर सकते हैं। दोनों में से कोई ऑप्शन है, न्यू में जा कर के जावा प्रोजेक्ट कर सकते हैं, या शॉर्टकट है ऑल्ट शिफ्ट एन, उससे भी खोल सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास यहाँ पे ये भी एक ऑप्शन दिया हुआ है तो क्रिएट अ जावा प्रोजेक्ट, तो इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। अगर हम क्रिएट प्रोजेक्ट करते हैं तो हमसे पूछेगा कि किस टाइप का प्रोजेक्ट आपको बनाना है। हमें क्लियर है कि हमें जावा प्रोजेक्ट बनाना है तो डायरेक्टली हम क्रिएट अ जावा प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा एक पॉपअप विंडो बन के आ जाएगा जिसमें ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है न्यू जावा प्रोजेक्ट, मतलब हम नया जावा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। ठीक है, या फिर हम फाइल पे जा कर के न्यू पे क्लिक करेंगे जावा प्रोजेक्ट तो भी यही विंडो खुल के आ जाएगी सामने। अब इसमें प्रोजेक्ट का नाम देना है तो हमने प्रोजेक्ट का नाम दे दिया। सबसे पहले जो भी नाम देना चाहें दे सकते हैं, तो हमने नाम दे दिया फर्स्ट प्रोजेक्ट। इसके बाद वो पूछ रहा है कि किस लोकेशन में आप इसको स्टोर करना चाहते हैं। जो हमारा वर्क स्पेस बना था वही वर्क स्पेस में अंदर एक और फोल्डर वो बनाएगा, उसी नाम से बनाएगा जिस नाम से हमने प्रोजेक्ट का नाम दिया है, और वहीं पर जा कर के हमारी सारी फाइलें सेव करेगा। तो ये यूज़ डिफ़ॉल्ट लोकेशन अगर हमने कर रखा है तो अपने आप होगा, हम चाहें तो नया लोकेशन भी दे सकते हैं। इसको अनटिक करें और फिर सेलेक्ट करें कहाँ पे बनेगा, ये हमारे पास ऑप्शन होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमने वर्क स्पेस जो बना रखा वहीं यूज़ करेंगे। उसके बाद ये पूछ रहा है कि जावा रन टाइम इन्वायरमेंट आप कौन सा यूज़ करेंगे। तो डिफ़ॉल्ट ये J2SE 15 इसने लिख रखा है, लेकिन हम अपना JRE यूज़ करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे JRE को, मतलब जो हमने JDK इंस्टॉल कर रखा है। जैसे इन्वायरमेंट वेरिएबल हमने सेट किया था जब हमने कमांड प्रॉम्प्ट से प्रोग्राम को रन किया था, उसी तरीके से यहाँ पर हम कॉन्फ़िगर करेंगे JRE। तो कॉन्फ़िगर करने में हम ऐड करेंगे, कंपाइलर भी ऐड कर सकते हैं, वो भी ऐड कर सकते हैं, तो हम ऐड करते हैं यहाँ पे। ऐड करने के बाद स्टैंडर्ड वर्चुअल मशीन पे जाएंगे, नेक्स्ट किया, फिर हम JRE का पाथ लेंगे तो पाथ हम वही देंगे जो हमने JDK का पाथ उस टाइम ले रखा था। तो प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, जावा के अंदर JDK के बिन का पाथ हमने दे दिया। जैसे हम JDK के बिन का पाथ देंगे तो उसके अंदर की सारी जार फाइल इसने आइडेंटिफाई कर ली। ये सारी जार फाइल प्रोग्राम में इस्तेमाल होती हैं। तो इससे आपको ये भी क्लियर हो गया कि इतनी सारी जार फाइलें हैं जो कि प्रोग्राम को रन करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जार फाइल के अंदर क्या होता है, क्लास फाइल होती है, सॉरी जार के अंदर पैकेज होता है, पैकेज के अंदर क्लास होता है, क्लास के अंदर मेथड होता है। तो ये वही जार फाइलें हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे स्कैनर अगर यूज़ किया था हमने, तो स्कैनर यूज़ करने में हमने कहा था कि स्कैनर की फ़ाइल पहले से ही उसको पता होती है, हमें बाहर से जार देना नहीं पड़ता। तो वो क्यों नहीं देना पड़ता, क्योंकि इन्हीं में से किसी जार के अंदर वो वाली फ़ाइल होगी। तो इसको फिनिश किया हमने। अब हम क्या करेंगे, अभी तक ये यूज़ हो रहा था, अब हम अपना JDK यूज़ करेंगे प्रोग्राम को रन करने के लिए, कंपाइल करने के लिए। इसको अप्लाई कर दिया, अप्लाई एंड क्लोज। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट स्पेसिफिक में आएंगे और वही JRE हो गया जो कि हमने अभी बनाया था, ये वाला। इसको एडिट किया, इसका JRE का नाम हमने दे रखा है तो हम इसको अपने नाम से दे सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे माई JDK लिख देते हैं, फिनिश। तो हम माई JDK यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यूज़ JRE माई JDK वर्क स्पेस कंपाइलर प्रेफरेंस, तो वो वाला यूज़ होगा जो कि हमने अपने सिस्टम में डाल रखा है। ठीक,
इतना करने के बाद अब नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो इस प्रोजेक्ट में एक SRC नाम का फोल्डर वो बना के देगा अपने आप, जब भी हम फिनिश करते हैं। तो फिनिश कर देते हैं एक बार। यहाँ पे दिखा रहा है कि सोर्स कहाँ रहेगा, प्रोजेक्ट के अंदर SRC फोल्डर में रहेगा। प्रोजेक्ट ऐसा है, लाइब्रेरीज़ हमारी एक लाइब्रेरी बाय डिफ़ॉल्ट एडेड है जिसमें सारी जार फाइलें हैं, मतलब ये सब लाइब्रेरी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन्हीं सब में एक ऐसी फ़ाइल है जिसके अंदर हमारी स्कैनर वाली क्लास होती है। ठीक है, यस सर। फिनिश किया। अब जैसे फिनिश करेंगे तो यहाँ पर अब एक प्रोजेक्ट लिख के आ गया है, फर्स्ट प्रोजेक्ट। और यहाँ प्रॉब्लम्स में एक वार्निंग दे रहा है, वार्निंग बता रहा है कि आपने कंपाइलर वर्जन 15 ले रखा है लेकिन JRE वर्जन 8 ले रखा है। तो ये वार्निंग दे रहा है कि हो सकता है कुछ चीज़ें ना चलें। तो अभी हम ये वार्निंग इग्नोर कर रहे हैं, बाद में देखेंगे क्या कर सकते हैं। तो अभी हमारे प्रोजेक्ट में कुछ भी नहीं है, खाली लाइब्रेरीज़ है, लाइब्रेरी में जार्स हैं, और दूसरा SRC फोल्डर, इसके अंदर एक भी फाइल नहीं है। हम क्या करेंगे, अब पहला फाइल बनाएंगे। तो माई प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक किया, न्यू क्लास क्रिएट करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन है क्लास का, सभी को दिख रहा है। न्यू में क्लिक किया, न्यू के अंदर क्लास। ये तो हमने क्लास क्रिएट किया, राइट क्लिक करके न्यू क्लास। अब क्लास जैसे ही हमने क्रिएट किया तो ये बता रहा है कि ये क्लास कहाँ पे जाएगा, फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर SRC फोल्डर के अंदर जाएगा। आपसे पैकेज का नाम पूछ रहा है, पैकेज अभी पढ़ाया नहीं, अभी छोड़ सकते हैं, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है पैकेज का नाम हम कुछ ना कुछ दे दें। फिर नाम पूछ रहा है तो नाम हम दे देते हैं इसका माई क्लास, कोई भी नाम दे सकते हैं। हमने नाम दिया माई क्लास। अब ये पूछ रहा है माई क्लास आपकी पब्लिक है कि क्या होगी, तो एक्सेस मॉडिफायर आपसे पूछ रहा है क्लास का, तो बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक है, रहने दीजिए। फिर इसने बताया है कि इस माई क्लास की सुपर क्लास है java.lang.object, इसको आप अभी इग्नोर करिए, अभी पढ़ाया नहीं है, ये ऐसे ही रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर पूछ रहा है क्या माई क्लास के अंदर आप मेन मेथड बनाना चाहते हैं, तो हमने कह दिया हाँ बनाना चाहते हैं। तो मेन मेथड ये बना करके आपको दे देगा, लिखना नहीं पड़ेगा। इनहेरिटेड एब्स्ट्रैक्ट क्लास मेथड्स ये बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है, सेलेक्ट रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इतना करने के बाद हम फिनिश कर देंगे। जैसे ही हमने फिनिश किया तो एक यहाँ पे देखिए फाइल बन के आ गई है myclass.java, और यही यहाँ पे दिख रही है एडिटर में। और अगर उस फोल्डर में जाके देखेंगे तो वहाँ पर भी हमें, जिस फोल्डर में हमने वर्क स्पेस बनाया था, वर्क स्पेस के अंदर फर्स्ट प्रोजेक्ट नाम का एक फ़ोल्डर बना हुआ है, और इस फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर एक और SRC नाम का फ़ोल्डर बना है, एक बिन नाम का फ़ोल्डर बना है। आपका प्रोग्राम होगा SRC फ़ोल्डर के अंदर। तो SRC को क्लिक करेंगे तो अंदर जाएंगे तो myclass.java एक जावा फाइल बन के पड़ी हुई है, जो कि हमने बाहर बनाई है। तो यहाँ पे आपको आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सब कुछ इक्लिप्स में दिखाई देगा। ये समझने के लिए है कि इक्लिप्स में जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो वैसे ही यहाँ पर भी फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर SRC फोल्डर के अंदर जावा फाइल पड़ी हुई है। बिन फोल्डर के अंदर उसी जावा फाइल की क्लास फाइल होगी। अभी तक हम जो भी जावा फाइल बनाते थे वहीं पर ही क्लास फाइल भी बनती थी, लेकिन इक्लिप्स में ये स्ट्रक्चर इस तरह से मेंटेन होता है कि SRC में सारे जावा फाइल होती है और बिन के अंदर सारी क्लास फाइल होती है, और हमें कंपाइल नहीं करना पड़ता। जैसे ही हम प्रोग्राम यहाँ पे लिखते हैं तो इक्लिप्स का कंपाइलर उसको कंपाइल कर देता है, और कंपाइल करके डॉट क्लास फाइल बना देता है। देखिए हमने कंपाइल किया नहीं, लेकिन उसने अपने आप डॉट क्लास फाइल उसकी बना करके रख दिया। तो हमें कंपाइल नहीं करना पड़ता इक्लिप्स में, डायरेक्टली प्रोग्राम को रन करते हैं। और अगर कंपाइल टाइम में कोई एरर आती है तो यहीं पर ही हमें एरर पता चल जाती है, वो अभी देखेंगे कैसे बनती है। अब अगर चाहे तो हम थोड़ा सा फॉन्ट इसका बड़ा कर लें, नहीं तो ऐसे ही आगे बढ़ें। थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ा लेते हैं। विंडोज़ में प्रेफरेंसेस में होगा फॉन्ट ऑप्शन, जावा एडिटर, एडिट,
फॉन्ट इसका हम 20 कर देते हैं, ठीक है। ज़्यादा बड़ा है तो कम कर सकते हैं थोड़ा सा। अब हम यहाँ पे जो हम लिखते थे वो लिखेंगे। ये टू डू एक कमेंट लिखा हुआ है कि आपको प्रोग्राम यहाँ पे लिखना है। तो बेसिक प्रोग्राम इसने बना के दे दिया है, मेन फंक्शन बना के दे दिया। अब इसके अंदर हम अपना प्रोग्राम लिख देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। अब जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो आपको दिख रहा होगा ये बहुत कुछ इसने बीच में करके दे रखा है। बेसिकली वो क्या कर रहा है, हमें सजेशन दे रहा है। इक्लिप्स की एक खास बात है कि आपको सजेस्ट करता रहता है, आपको रटना ज़्यादा नहीं पड़ता। इसीलिए हम शुरुआत में नोटपैड पे काम करते हैं ताकि एक आइडिया पड़ जाए कि कैसे काम किया जाता है। अब इसके बाद अगर आप भूल भी जाते हैं तो ये आपको सजेस्ट कर देगा। सिस्टम डॉट करेंगे तो ये बता देगा डॉट के बाद आप क्या क्या लिख सकते हैं। इतनी चीज़ें आप लिख सकते हैं, सब कुछ आपको नहीं पढ़ाया गया है, आपको सबकी जानने की ज़रूरत भी अभी नहीं है। लेकिन इसमें से एक चीज़ है आउट, वो आउट आप इस्तेमाल करेंगे। और इसका एक तरह से डॉक्यूमेंट भी हाथ में खुलता जा रहा है कि आउट का मतलब क्या है। आउट का मतलब है द स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम, दिस स्ट्रीम इज़ ऑलरेडी ओपन एंड रेडी टू एक्सेप्ट आउटपुट डेटा। मतलब एक स्ट्रीम है जिसकी सहायता से हम आउटपुट को रिप्रेजेंट करवाते हैं। तो हम सिस्टम डॉट आउट कर सकते हैं। डॉट करेंगे तो ये फंक्शन बता देगा क्या क्या कॉल किए जा सकते हैं। पी लिखेंगे तो प्रिंट के जितने भी फंक्शन है सारे वो लिख देगा, प्रिंट। फिर कंट्रोल स्पेस दबा देंगे तो वो और भी ऑप्शन आपको देता जाएगा। तो उसी तरह हमने ऊपर लिख रखा है हेलो वर्ल्ड। अभी हम खाली एक बार रन करके देखना चाहते हैं। अब ये प्रोग्राम मान लीजिए हमारा लिख गया, इसको हमने राइट क्लिक किया, रन एज जावा एप्लीकेशन। फिर से देखिए, राइट क्लिक किया, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो राइट क्लिक करके हम इसको रन करते हैं। तो इसने एरर दे दी है क्योंकि कंपाइल करते समय ये दूसरा वर्जन यूज़ कर रहा है और इन्वायरमेंट अलग है, तो हमें इसकी एरर को दूर करना पड़ेगा। जो ये वार्निंग दे रहा था उसी कारण से ये वार्निंग दे रहा है। तो एक बार आते हैं और इसकी चीज़ों को चेक करते हैं। प्रेफरेंसेस में कंपाइलर में आते हैं, कंपाइलर। तो कंपाइलर में 15 लिख रखा है, इसको हम एक बार 1.8 करके देखते हैं। अप्लाई, अप्लाई एंड क्लोज। अब रन करते हैं। तो अब इसने रन कर दिया। रन करने के बाद देखेंगे तो नीचे यहाँ पे कंसोल नाम का एक टैब खुल गया है और इस कंसोल में हेलो वर्ल्ड आउटपुट में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये इक्लिप्स एनवायरनमेंट समझ में आ गया। नीचे आउटपुट आएगा, बीच में एडिटर है जिसमें हम प्रोग्राम लिखते हैं, साइड में प्रोजेक्ट का एक्सप्लोरर है जिसमें फोल्डर स्ट्रक्चर दिखाई देता है, और इसमें हमने विंडोज़ के प्रेफरेंसेस में जाएंगे तो कंपाइलर वगैरह पहले से कॉन्फ़िगर कर रखा है कि कंपाइलर का कौन सा वर्ज़न यूज़ करेंगे और जेडीके कौन सा यूज़ करेंगे। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रखी है कि जेआरई कौन सा यूज़ करेंगे, जेडीके कौन सा यूज़ करेंगे। तब ये प्रोग्राम, अब हमें कुछ सोचना नहीं है, डायरेक्टली यहाँ से सारा काम हो जाएगा। अगर हम इक्लिप्स पे काम करते हैं उस केस में हमें इन्वायरमेंट वेरिएबल भी सेट करने की आवश्यकता नहीं है, इक्लिप्स ही सारी चीज़ें हैंडल कर लेता है। तो आज के बाद हम जब भी क्लासेस पे काम करेंगे, कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे तो इक्लिप्स में ही बनाएंगे, नोटपैड पे अब काम नहीं करेंगे। इक्लिप्स के एडिटर की खास बात क्या है, इसमें कीवर्ड आपको अलग से पता चल रहा है। जैसे ये रंग अलग है, पब्लिक क्लास, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, ये पता चल रहा है कि ये सब क्या है, कीवर्ड है। तो कीवर्ड अलग रंग से दिखाया गया है, आपको समझ में आ जाएगा। जो भी ब्लैक कलर से लिखा है ये प्रोग्राम का वैसा पार्ट है, जैसे माई क्लास है, मेन फंक्शन है, स्ट्रिंग डेटा टाइप है, सिस्टम है, प्रिंट है, ये सारी चीज़ें उसी हिसाब से इसने कलर कर रखा है। स्ट्रिंग का कलर ऐसा दिख रहा है आपको, ऑब्जेक्ट का भी कलर दूसरे रंग से दिख रहा है। इस तरीके से काम कर सकते हैं। अभी जैसे कीवर्ड अगर हम कोई भी लिखते हैं इफ़, तो इफ़ का कलर अलग है,
हमने इफ़ लिखा और कंडीशन लिखना भूल गए तो यहाँ पे देखो रेड रेड करके मार्क दे रखा है, मतलब क्योंकि ये कंपाइल भी करता जा रहा है इसलिए वो बता रहा है कि रेड मार्क है, मतलब यहाँ पे एरर है। तो प्रॉब्लम वाले पे जाएंगे तो एरर पता भी चल जाएगी। तो कह रहा है सिंटेक्स एरर ऑन टोकन। सिंटेक्स एरर है, सिंटेक्स एरर है क्योंकि बीच में हमने कोई एक्सप्रेशन नहीं लिख रखा है। अब हमने इंटीजर डिक्लेयर किया, इंट ए कर दिया, सेमीकोलन लगाना भूल गए तो भी ये एरर दे देगा। देखिए कि एरर बढ़ती चली गई। लाइन नंबर 7 पे एक एरर है बता रहा है, लाइन नंबर 7 पे ये है वो है। हमने सेमीकोलन लगाया, सेव किया कंट्रोल एस से तो एक एरर दूर हो गई। अब लाइन नंबर 7 पे एरर बता रहा है तो यहाँ पे एरर है। हमने कहा ए इज़ लेस देन 10 तो बता, ये भी एरर बता रहा है। क्या कह रहा है, लोकल वेरिएबल मे नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड, एरर बता रहा है। तो जैसे जैसे हम प्रोग्राम लिखते जाते हैं हमें बिना कंपाइल किए ये आईडी अपने आप ही कंपाइल करता जाता है। और प्रोग्राम लिखते लिखते ही हमें अगर सिंटेक्स भूल रहा है तो भी ये मदद करता है कि आप सिंटेक्स में गलती ना करें। ऐसा ना हो कि पूरा प्रोग्राम लिख गए और बाद में रन किए तो 50 एरर एक साथ आ गई। तो जैसे जैसे प्रोग्राम लिखते जाएंगे तो हमें वहाँ पे मदद मिलती जाएगी। इसीलिए आईडी का यूज़ किया जाता है। प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं या अभी भी हम अच्छे अच्छे प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें सिंटैक्टिकली एरर ना आए ये अच्छा माना जाता है। सिंटैक्स काम करते करते आ जाता है और ये मेमोरी के ऊपर है तो उस पर आधारित ना हो, आप अपने लॉजिक पर फोकस करें। इसके लिए आपको ये मदद करेगा कि सिंटैक्स में एरर ना होने पाए। तो इसने बता दिया कि भैया ए आपने डिक्लेयर किया, डिफाइन नहीं किया है, हमने ए की वैल्यू 9 डाल दी तो वो एरर दूर हो जाएगी। अब एरर दूर हो गई। फिर राइट क्लिक करके हम इसको रन कर सकते हैं, जो भी चाहे कॉपी पेस्ट किया तो एडिटिंग आसान हो जाती है। ये बीच वाला पोर्शन कहलाता है एडिटर, साइड वाला पैकेज एक्सप्लोरर। नीचे वाले विंडो में हमारे पास प्रॉब्लम एक पैन है, एक कंसोल टैब है। कंसोल टैब पे हमें आउटपुट दिखाई देता है। तो अगर ए इज़ लेस देन 10 हमने यहाँ पे लिख दिया कि ए इज़ लेस देन 10, इस पर रन किया, रन एज जावा एप्लीकेशन, रन किया, आउटपुट में हेलो वर्ल्ड ए इज़ लेस देन 10 आ गया। तो आउटपुट भी यहीं आ गया, एडिट भी यहीं कर दिया, कंपाइल भी यहीं हो गया, एडिट भी हो गया, पैकेज भी देख लिया। एक नई क्लास बनानी, यहीं पर राइट क्लिक किया, न्यू, नई क्लास बनाई, सेकंड क्लास नाम दे दिया। इसमें मेन फंक्शन नहीं बनाना चाहते हैं, फिनिश किया, बन गया। अब दो दो क्लासेस यहाँ पे, दो दो जावा फाइलें बन गई हैं। वहाँ पे जाके देखेंगे तो हमें वहाँ पे भी दिखाई देगा। फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर एसआरसी के अंदर दो जावा फाइलें बनी हुई हैं और बिन के अंदर उन दोनों की क्लास फाइल कंपाइल होके अपने आप आ गई है। जब जब चेंजेस करते जाएंगे तुरंत क्लास फाइल उसकी अपडेट होती चली जाएगी। ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. बाकी और इक्लिप्स जैसे जैसे इस्तेमाल करते जाएंगे, यूज़ करते जाएंगे तो और फंक्शनलिटीज़ इसकी देखते जाएंगे। तो आज को क्लास में हमने आपको एक बेसिक फंक्शनलिटी जो ज़रूरी है जानने के लिए वो चीज़ें बता दी हैं। और ये हमारे सिलेबस का भी पार्ट था कि इक्लिप्स एनवायरनमेंट को एक बार देखना, क्योंकि आगे का डेवलपमेंट हम इक्लिप्स में ही करेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। इंट्रोडक्शन टू इक्लिप्स फॉर डेवलपिंग प्रोग्राम्स इन जावा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हमारा कवर हो गया है। फिर वापस अब आएंगे यहाँ पर। तो हमने क्लास फंडामेंटल पढ़ लिया है, ऑब्जेक्ट कैसे डिक्लेयर करते हैं, ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस का क्या मतलब है, हाउ टू क्रिएट एंड एक्सेस द वेरिएबल्स एंड मेथड्स, ये भी हम सीख चुके हैं। कल की क्लास में जो वीडियो ट्यूटोरियल था उसमें हमने यही देखा था कि कैसे एक ऑब्जेक्ट के अंदर वेरिएबल बनाते हैं। मेथड शायद नहीं बनाया था उसमें, वेरिएबल बनाया था और वेरिएबल को डॉट ऑपरेटर की सहायता से उसकी वैल्यू एक्सेस की थी। इक्लिप्स में एक और काम कर सकते हैं, हम कोड को डिबग भी कर सकते हैं। डिबग का मतलब हम यहाँ पे प्रोग्राम को चाहें तो रोक दें लाइन नंबर 7 पे और रोक करके देखें कि प्रोग्राम कैसा काम कर रहा है। जैसे हमने यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो एक यहाँ पे देखो एक बुलेट बन के आ गया है, एक दिख रहा होगा बुलेट। अब हमने इसको राइट क्लिक किया, रन एज नहीं करेंगे, हम डिबग एज करेंगे, डिबग एज जावा एप्लीकेशन करेंगे तो प्रोग्राम रन करेगा। अलाउ एक्सेस कर दिया हमने,
और डिबग मोड में जाना चाहता है, चाहे तो ले जाएं चाहे ना ले जाएं, कोई भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम स्विच कर लेते हैं। जैसे हम डिबग में जाएंगे तो देखो यहाँ पर प्रोग्राम आकर के रुक गया है। हेलो वर्ड उसने प्रिंट कर दिया है, लेकिन फिर लाइन नंबर 7 पे आके प्रोग्राम रुका हुआ है और उसको हरे रंग से दिखा रहा है। अब हम चाहें तो एक एक लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ाएं और इस लाइन पर प्रोग्राम में क्या स्थिति है वो देख सकते हैं। इस लाइन पर ए नाम का एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 9 पड़ी हुई है, ये बता रहा है। दिख रहा है सभी को? यस सर। अब इसको हम अगर धीरे धीरे आगे बढ़ाना चाहें तो धीरे धीरे आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे F5 करेंगे तो फंक्शन के अंदर चला जाता है, F6 करेंगे तो आगे बढ़ जाएगा। तो F6 किया तो देखो इफ के अंदर चला गया, दिख रहा है, एक 8वीं लाइन पे आ गया, फिर आगे बढ़ाया, अब खत्म हो गया प्रोग्राम। इस तरीके से तो हम चाहें तो डीबग भी कर सकते हैं। तो डीबग का सबसे अच्छा एक चीज़ समझने के लिए आता है फॉर लूप। अगर हम चाहें तो ऐसा करते हैं, एक फॉर लूप बना के आपको डीबग करके दिखाते हैं। फॉर इंट आई असाइनमेंट ऑपरेटर 0 आई इज लेस देन ए कर देते हैं और आई प्लस प्लस हम चाहते हैं कि प्रिंट कर दे। तो सिस आउट कंट्रोल प्लस। समझ में आया? जैसे कि पूरा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपने क्या लिखा, सिस आउट लिखा और फिर कंट्रोल स्पेस दबा दिया तो पूरा अपने आप लिख देगा। तो डेवलपमेंट फास्ट करने का ये हमें शॉर्टकट हमें पता होना चाहिए। बार बार कहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे, तो हमने क्या किया, सिंपल लिखा सिस आउट कंट्रोल स्पेस फिर अंदर डाल दिया आई की वैल्यू। ठीक है। अब क्या करते हैं हम, यहाँ लाइन नंबर 8 पे डिबग लगाते हैं, 7 पे भी डिबग लगा लेते हैं और लास्ट में फिर लिख देते हैं एंड ऑफ फॉर लूप लिख देते हैं। तो फिर वही सिस आउट कंट्रोल स्पेस एंड ऑफ फॉर लूप। इसी तरीके से फॉर लूप के पहले भी चाहे तो लिख दें सिस आउट स्टार्ट ऑफ फॉर लूप। ठीक है। अब हमने क्या किया, डिबग पॉइंट लाइन नंबर 7 पे लगा दिया है। अब इसको राइट क्लिक करते हैं, डिबग एज करते हैं जावा एप्लीकेशन। तो देखिए लाइन नंबर 7 पे प्रोग्राम आकर के रुक गया है, आउटपुट में केवल हेलो वर्ड लिखा हुआ और कुछ नहीं लिखा है। तो लाइन नंबर 7 पर ये प्रोग्राम आकर के रुक गया है, इसको अब हम धीरे धीरे बढ़ाते हैं। अभी देखो लाइन नंबर 7 पे ए की वैल्यू 9 है और आई को तो वो जानता ही नहीं, क्योंकि आई तो हमने लाइन नंबर 8 पर बनाया है। तो अभी देखो यहाँ पे केवल आर्क्स दिखा रहा है, मतलब जो ये आर्क्स है, और 9 दिखा रहा है जो कि ए है, ए की वैल्यू 9 है। केवल दो ही इसमें वेरिएबल इसको पता है इस टाइम पर। अब जैसे हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो F6 दबा दें या फिर इस पर क्लिक करें। ठीक है। तो लाइन नंबर 7 पे आके प्रोग्राम रुका हुआ है, जिसमें कि इस टाइम पे बता रहा है कि एक वेरिएबल ए है, एक वेरिएबल आर्क्स है, और इस लाइन तक उसे आई नाम का वेरिएबल देखो नहीं पता है। हम प्रोग्राम रन कर रहे हैं, कैसे कैसे रन होता है ये बताएगा। एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। अब वो फॉर लूप पे पहुंचा है, लेकिन अभी तक उसने फॉर लूप को रन नहीं किया है, तो इसलिए आई नाम का वेरिएबल उसने नहीं बनाया अभी तक। अब जैसे ही हम इसको आगे बढ़ाते हैं, अब देखो आई की वैल्यू क्या दिखा रहा है, 0 दिख रहा है सबको। आई की वैल्यू 0 है। हम लाइन नंबर 9 पर रुके हुए हैं। आउटपुट में उसने केवल लाइन नंबर 7 का प्रिंट किया, स्टार्ट ऑफ द लूप। अभी तक उसने आई की वैल्यू को प्रिंट नहीं किया है। अब जैसे फिर से हम F6 बता दें, आगे बढ़ाते हैं। अब पहला फॉर लूप चल गया और उसने देखो यहाँ पे आउटपुट में 0 दिखा दिया, नीचे दिख रहा है। यस सर। ठीक, और आई की वैल्यू क्या है, 0 है। यहाँ पर वैल्यू देखो, यहाँ पे आउटपुट देखो, और यहाँ पे एडिटर देखो, तीनों चीजें एक साथ देखो। अब हमने इसको फॉर लूप को आगे बढ़ाते हैं। अभी एक बार लूप चल चुका है, और जैसे ही लूप एक बार चला तो फिर से वापस कहाँ पहुँच गया, लाइन नंबर 8 पे। अब इसी पे घूमेगा, 8 9 10 8 9 10 8 9 10 बार बार चलेगा। अब फिर चलाते हैं। अब देखो अंदर गया, आई की वैल्यू 1 हो गई,
अब इसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे देखो 1 प्रिंट कर दिया, फिर फॉर लूप ऊपर पहुंच गया, आई की वैल्यू उस समय 1 हो चुकी है, आई इज अ वेरिएबल, द वैल्यू इज गेटिंग चेंज्ड। फिर से हमने आगे बढ़ाया, अब आई की वैल्यू 2 हो गई, अंदर पहुंचा, अब 0 और 1 प्रिंट कर चुका है, अब 2 प्रिंट करेगा। फिर आगे बढ़ाया, अब 2 प्रिंट कर दिया, 2 प्रिंट करने के बाद फॉर लूप खत्म हो गया, फिर ये ऊपर पहुंच गया है, ऊपर पहुंचा है तो आई की वैल्यू 2 है, फिर से ऐसे ही, अब ये 10 बार चलेगा ऐसे ही, देखो एक एक वैल्यू नीचे प्रिंट करता जा रहा है। तो हम फॉर लूप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। अच्छा 9 बार चला, उसके बाद एंड ऑफ फॉर लूप हो गया, अब मेन फंक्शन का आखिरी लाइन चला रहा है, इसके बाद प्रोग्राम बंद हो जाएगा, प्रोग्राम बंद। समझ में आया सभी को? यस सर। ये कहलाता है डिबगिंग। डीबग करके हम प्रोग्राम को अच्छे से समझ सकते हैं, बीच में प्रोग्राम रोक सकते हैं, जहाँ पे चाहें वहाँ रोक करके देखें क्या हो रहा है प्रोग्राम में, जिस भी लाइन पर चाहें उस लाइन पर रोक लें। तो जो कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें लॉजिक कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे प्राइम नंबर का प्रोग्राम है, फिबोनाची सीरीज़ है, ये सब प्रोग्राम हम चाहें तो अच्छे से डीबग करके समझ सकते हैं कि प्रोग्राम रन कैसे हो रहा है। तो जो चीज़ें आप अभी दिमाग में सोचते थे वो सब चीज़ें आप इस आईडीई में देख सकते हैं। इसीलिए आईडीई पे काम किया जाता है, जहाँ पर आप रन कर सकते हैं, डीबग कर सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं, ऐसे सारे ऑपरेशन बड़े अच्छे से काम कर सकते हैं। ठीक है? यस सर।